ये तुलसी रामायण कब लिखी गई थी? तुलसीदास, आप उनको तुलसी दुबे कीजिए, कहिए तुलसी दुबे थे वो समकालीन थे कबीर और रैदास के। हमारे यहाँ संविधान है, कानून है, और लोग कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट दो, हम इतने करोड़ रुपए देंगे, उनकी जबान काट दो, हम इतने करोड़ रुपए देंगे। सरकार नहीं बोल रही है। इसमें महिलाओं का शोषण करने की बात भी, इसमें कई तरह के शोषक जुड़े हुए हैं। तो कई तरह के शोषक इन बातों को अपने हक में, अपने हित में देखते हैं। आप मानते हैं कि ये जो तुलसी दुबे की जो पूरी कहानी है, इसमें ज्यादातर शोषकों के पक्ष में है? तो शोषकों के ही पक्ष में है। तुलसीदास रामायण में क्या है? जिस दिन लोग समझने लगेंगे कि हिंदू मुस्लिम खेल के पीछे क्या है, तो कहानी खत्म हो जाएगी। मेरे साथ कॉमरेड सुहासिनी अली हैं। आप सब इनको जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक विवाद चल रहा है तुलसी दुबे को लेकर। तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जाति के लोग हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यहाँ तक कि राजपूत, कायस्थ, वैश्य समाज के लोग, उसमें एक चौपाई लिखी हुई है कि सबको ब्राह्मण का पैर धोना चाहिए, ब्राह्मण सबसे पूजनीय है, तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सवाल है कि भगवान राम है या ब्राह्मण कैसे पूजनीय हो गया? ब्राह्मण एक जाति है। मेरे साथ सुहासिनी है, चूंकि लेफ्ट से नाता रखती हैं, तो ये लोग तो पहले ही मान चुकी हैं कि धर्म अफीम है, लेकिन भारत एक धर्म वाला देश भी है, तो इनकी राय भी बहुत ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं, ये सब पूरा एक पॉलिटिकल इशू है या सोशल इशू है? इस पर बात होनी चाहिए कॉमरेड। देखिए, हमारे देश में जो सोशल लड़ाई है वो हमेशा पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है। दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सोशल लड़ाई है वो सत्ता के खिलाफ है। जो सत्ता हमारे देश में करोड़ों लोगों को हमेशा मतलब नीच बना करके जिसने राज किया है, तो सत्ता के खिलाफ हर लड़ाई पॉलिटिकल होती है। लेकिन ये लड़ाई एक अजीब लड़ाई है जो बहुत सालों से हमारे देश में चल रही है, आज की नहीं है। आज ये फिर उभरी है, ये अच्छी बात है। ये बहस होनी चाहिए समाज में, ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए, ये तुलसी रामायण कब लिखी गई थी? तुलसीदास, आप उनको तुलसी दुबे कीजिए, कहिए तुलसी दुबे थे वो समकालीन थे कबीर और रैदास के। उसके बाद उसी टाइम पर थे जब उनका बोलबाला था, उनके मूवमेंट का बोलबाला था। तो तुलसी ने एक बीड़ा उठाया कि जो अभियान कबीर और रैदास ने चलाया, अवधि में ही, काशी में ही, जात पात के खिलाफ, ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ उसका माहौल उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई और कहा कि भाई ब्राह्मण कहाँ से पैदा होता है, हम कहाँ से पैदा होते हैं, वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ जो हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने वाले उनके तथाकथित धर्म गुरु थे, उनका भी खूब माहौल उड़ाया। समता की बात की। रैदास जी ने तो एक समानता के समाज का सपना देखा, जिसको बेगमपुरा उन्होंने नाम दिया। तो उनके हमको याद रखना चाहिए, लाखों लाख अनुयायी भी बन गए थे, उनके पीछे लोग चलते थे, उनकी बात को लोग मानते थे। और इसीलिए उनके ऊपर जिस तरह से लोग हमला करना चाहते थे, नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी इतनी मतलब जनप्रियता थी, इतनी लोकप्रियता थी उस दौर में। मतलब रैदास, संत शिरोमणि रैदास और कबीर को मान रहे थे, लाखों लोग मान रहे थे। आज क्या हो गया? आज अभी सुनिए, तो उसी पीरियड में ये रामचरितमानस लिखा गया। अब कई लोगों ने इसकी प्रशंसा की है कि देखिए तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद इसको अवधि में लिखा। वो ये नहीं समझते कि जानबूझ में इन्होंने अवधि को लिखा, क्योंकि अवधि में ही लिखने वालों का इनको विरोध करना था। अवधि ही समझने वालों के बीच में इनको अपना विरोध पहुंचाना था। ये संस्कृत में लिखते मैं मान लिया, लेकिन मैं कॉमरेड में ये कह रहा हूँ कि क्या आज का ब्राह्मण समाज आप सुनेंगे नहीं, इस किताब के साथ खड़ा है? मैं कह रही हूँ कोई भी खड़ा हो, मैं कह रही हूँ इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। जो पॉलिटिक्स है अब वो लोग समझने लगे हैं। अजीब बात ये है, जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आई, हमारे जो नेता थे उन्होंने कहा कि अगर तुमको उत्तर भारत के समाज को समझना है तो तुम रामचरितमानस को खरीदो, जाकर के गीता प्रेस से उसको पढ़ो। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। गीता प्रेस उसका अनुवाद भी देती है, कुछ कुछ अवधि भी हमको समझ में आती थी। तो कुछ कुछ चीज़ें तो उसमें मतलब अलंकृत भाषा है, अच्छी कविताएं भी हैं। लेकिन मैंने फिर जाके अपने कॉमरेड से पूछा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है
ये कहानी तो राम की है, लेकिन हर दूसरी चौपाई में यही कहा जा रहा है कि ब्राह्मण की पूजा करो, ब्राह्मण को खाना खिलाओ, ब्राह्मण के पैर दो, ब्राह्मण को पैसा दो, ब्राह्मण को गाय दो, ब्राह्मण को जमीन दो। तो ये क्यों भाई? कहानी तो उनकी चल रही है, और हर पेज पे नहीं, हर दूसरी तीसरी चौपाई तो ये है। तो ऐसा क्यों? तो कॉमरेड ने हमको कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था उसको पढ़ने के लिए। जब तक तुम उसको नहीं पढ़ोगी तुम नहीं समझोगी कि ये समाज कैसा है। क्यों? इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, कई जातियों को और पूरे महिला मतलब जितनी महिलाएं हैं सबको इसमें नीच दिखाया गया है। सिर्फ वो एक चौपाई नहीं, कई जगहों पर। इवन जहाँ पर वो शबरी बेचारी बेर मतलब काट के उनको खिला रही है, तो वो महिमा मंडन कर रहे हैं राम का कि कितने महान है कि इतनी नीच औरत को वो मतलब धन्यवाद दे रहे हैं उसको। मतलब वो महान इसलिए, मतलब औरत कोई भी नीची है, तुलसी दुबे सारी औरतें नीच हैं। और जो तथाकथित दलित जाति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसी दुबे के हिसाब से हम भी नहीं कह रहे, हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं जो उस किताब में है। तो मेरा ये कहना है, सबसे बड़ा कमाल इसका क्या है, उसकी सफलता कहाँ तक है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, आपके बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर वही लोग पैसा खर्च करके किसी पंडित जी को बुला करके मानस का पाठ नहीं करवाते हैं। या ब्राह्मण, सुन, पंडित जी ब्राह्मण उनको दोनों एक है, ज्यादातर तो एक ही होते हैं। हमने तो किसी दूसरे तो नहीं, क्योंकि मेरे पास एक सवाल है। नहीं, सुन लीजिए, किसी ब्राह्मण को या किसी पंडित को पैसा न देते हो कि वो अपने घर में सामने आकर के मानस का पाठ करे और उनको ही गाली दें। मतलब वो अपने को दी हुई गालियों को सुनने के लिए पैसा देते हैं अगले को। अब देखिए, जब हम ब्रेन वॉशिंग की बात करते हैं तो इससे बड़ी ब्रेन वॉशिंग तो कोई दुनिया में हुई नहीं है जैसी हमारे समाज में हुई है। और आज अगर इस पर सवाल उठ रहा है तो निश्चित रूप से बहुत सही है। पहले भी उठा था, कबीर वगैरह ने उठाया था, उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने उठाया। हमारे यहाँ जो हमारे कानपुर के आसपास अर्जक संघ बहुत एक ज़माने में प्रभावशाली था, रामस्वरूप जी उसमें बहुत बड़े नेता बने, लगातार चुनाव भी जीतते थे, हम लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। वो लोग लगातार लड़े, लेकिन वो भी एक तरह से हार गए, उनका मूवमेंट ख़त्म हो गया। उनकी बात को कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने माना, लेकिन अधिकतर जिनको वो समझा रहे थे वो मानस का पाठ सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। आज अगर ये इशू उठा है तो इसमें जो नई बात है वो ये कि जो बड़े नेता हैं, मतलब जिनकी जो मान्यता प्राप्त नेता हैं, जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद जी हैं, जिनकी फॉलोइंग है, जिनके पीछे लोग हैं, अब उन्होंने भी उन बातों को कहा। और कोई उन्होंने बहुत उग्र भाषा नहीं इस्तेमाल की, उन्होंने इतना ही कहा कि भाई इसमें हमको गाली दी गई है, हम इसको क्यों सुने, हम इसको क्यों माने, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, लेकिन जो दिलचस्प बात है कि कितनी तीखी तरह से इसकी प्रतिक्रिया हुई है। हमारे यहाँ संविधान है, कानून है, और लोग कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट दो, हम इतने करोड़ रुपए देंगे, उनकी ज़बान काट दो, हम इतने करोड़ रुपए देंगे। सरकार नहीं बोल रही है। जो तो अब लोगों को समझना चाहिए कि किनकी भावनाओं की चिंता है इस सरकार को। वो किसी को भी भावनाओं को आहत करने के नाम पर, अगर वो मतलब किसी हिंदू धर्म गुरु की बात करते हैं कुछ, तो फिर भावनाएं आहत हो रही हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई खड़ा होकर के कहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काट के ले आओ, तो फिर किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। तो ये जो डिबेट चल रहा है और उसमें लोग सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। मैंने तो कई लोगों से सुना, आपने मानस का पाठ सुना, क्या सुना उसमें? कहने देखिए वो चलता रहता है और घर का काम भी होता रहता है, और मतलब ये है कि ये एक परंपरा है। नहीं, मेरा सवाल सुनते भी नहीं है कि क्या है। सवाल ये है, मैं पीड़ित समाज की बात नहीं कर रहा, वो तो अनपढ़ रखा गया, उसको अनपढ़ रखा गया है। हाँ, अनपढ़ नहीं, उनको हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश का जो ब्राह्मण समाज है, हाँ, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता है। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सब जगह से पढ़ा लिखा है, दुनिया भर वहाँ में का नहीं। वहाँ देखिए, ये आप लोग गलत करते हैं। एक बार सवाल आपका सवाल हमेशा एक बहुत बड़े तबके को अलग करता है।
ऐसा नहीं। ब्राह्मण समाज से कोई विरोध के स्वर, अंजना त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी, सब विरोध करेंगे क्योंकि इनके नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ साइकोलॉजी, जैसे आप ये साइकोलॉजी, ये ब्राह्मण समाज के लोग मानवीय दृष्टिकोण क्यों नहीं रखते हैं? वो क्यों नहीं आगे निकल के कहते हैं कि ये गलत है? इसलिए कि हमारे दुनिया का इतिहास बताता है कि जो आपके पास है, जो आपको वर्चस्व प्रदान करता है, उसको आप कतई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो इलॉजिकल हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो बर्बर हो। इसको हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि जो पूंजीपति, मैम अंग्रेजों ने छोड़ा है, अमेरिका में अश्वेतों के पक्ष में श्वेतों ने लड़ा है। मैं ब्राह्मण समाज को समझना चाहता हूँ, उनको दोषी नहीं मानता हूँ। बिल्कुल गलत बात करते हैं। आज भी अमेरिका में रेसिज्म का बोलबाला है। कुछ श्वेत लोग थे जो इसके खिलाफ लड़े, लेकिन जो आम श्वेत समाज है, और खास तौर से उसमें जो खुद भी मजदूर हैं या गरीब हैं, जिनको लगता है कि ये सफेद चमड़ी के अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है जो हमको महत्व देता है समाज में, वो सबसे ज्यादा उसकी वरीयता को बचाए रखने के लिए लड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े ब्राह्मण इस तरह की बातें करते, वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड नहीं, वो करते, सबसे ज्यादा कर रहे हैं। मैं तो नाम कोट कर दूंगा। देख रही हूँ कि कौन लोग कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये एक ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज वालों तक सीमित आप मत रखिए। मैं ये कह रही हूँ जिसको भी वर्ण आश्रम धर्म द्वारा कुछ अपना महत्व मिलता है समाज के अंदर, वो लड़ने मरने को तैयार है उस महत्व को, उस वरीयता को बचाए रखने तो पीड़ित को क्या करना चाहिए? जिनके जाति, पीड़ित को चुप नहीं रहना चाहिए, पीड़ित को अपनी संख्या देखनी चाहिए, पीड़ित को दबना नहीं चाहिए। वो जो मंत्री था दिल्ली सरकार का, उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। क्यों इस्तीफा दिया? एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड पर काम करते हैं, आपने लंबी अपना पूरा जीवन दिया है समाज को। मैं इसमें बोलूंगी कि ये आज जो ओबीसी इसके साथ जुड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी समाज के पास कुछ साधन भी हैं, कुछ बड़ी भारी संख्या भी है, और वो इस लड़ाई को इस देश में बहुत प्रभावशाली तरीके से लड़ सकते हैं। एक और समझना चाह रहा हूँ कॉमरेड जी, कि जैसे मान लीजिए शूद्र अछूत तो छोड़ दीजिए, पढ़ा लिखा नहीं लड़ पा रहा। इस किताब के कुछ चौपाइयाँ ऐसी है जिसमें राजपूत समाज हो, वैश्य समाज हो, कायस्थ समाज हो, जाट गुर्जर पटेल मराठा, सबको कहा गया कि सबको ब्राह्मणों का पैर धो के पीना है। वो लोग तो पढ़े लिखे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए कि उनको भी आपने कई जातियों के नाम लिए, सब एक साथ एक जैसे नहीं है, लेकिन इसमें जो अपने आप को द्विज समझते हैं, और उन्होंने हमेशा, वो तो एक लंबी वो चली है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। भले पैर भी धोए हैं, लेकिन उस जो वरीयता है उसके वो भी भागीदार रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें केवल सामाजिक उत्पीड़न नहीं है, इसमें जमीन की मिल्कियत की बात भी है, इसमें कम मजदूरी पर काम कराने जाने की बात भी है, इसमें महिलाओं का शोषण करने की बात भी, इसमें कई तरह के शोषण जुड़े हुए हैं। तो कई तरह के शोषक इन बातों को अपने हक में, अपने हित में देखते हैं। तो आप मानते हैं कि ये जो तुलसी दुबे की जो पूरी कहानी है, इसमें ज्यादातर शोषकों के पक्ष में है? लोग शोषकों के ही पक्ष में है, उसमें तो शोषकों के आपके खिलाफ भी फतवा जारी हो सकता है। होने दीजिए, फतवे तो हम लोग के खिलाफ जारी होते रहते हैं, लेकिन आप देखिए जो इसमें बात इन्होंने कहा, इन्होंने अवधि का इस्तेमाल करके जो तुलसी और कबीर और रविदास के निर्गुण राम थे, उनको एक सगुण राम बनाया, और ये नहीं कहा कि ये भगवान थे, उनको कहा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये एक आदर्श पुरुष है। वो आदर्श पुरुष कैसा? जिसने शंभुक का वध किया, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। तो ये एक, आप बहुत खतरा मोल ले रहे हैं कांग्रेस। देखिए, मैं कह रही हूँ, ये तो उस किताब में है, कोई कह दे कि नहीं है, कोई कह दे कि नहीं है। तो आपको डर नहीं लगता है? सब बात बोल रहे हैं। डर नहीं लगता है हमको, नहीं डर। डरने लगेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर उमा भारती ने इन बातों को लेकर के बहुत पहले आलोचना की थी। मेरा ये कहना है कि उमा भारती ने भी बोला इन बातों को। पोस्टर गर्ल राम मंदिर के। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे एक बात नहीं अच्छी लगी है रामचंद्र जी की, उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों घर से निकाल दिया, ये कहा उन्होंने पब्लिकली। चलिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुजन जो शोषित वंचित समाज का है, वो देर सवेर ही सही, मैं कॉमरेड के हिसाब से ही बोलूँ तो वो देर समय प्रतिकार करेगा।
लेकिन जो शोषित समाज के लोग, जो शोषण करता समाज के लोग हैं, वो बिरले आते हैं कॉमरेड उसी कैटेगरी से। वो उनको समझना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था में भले उनको कोई स्थान दिया गया हो, लेकिन जो देश की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसमें उनके साथ करीब करीब, उनके बहुत बड़े हिस्से के साथ करीब करीब वही सब कुछ हो रहा है जो दूसरों के साथ हो रहा है। बेरोजगारी, भूख, इन सारी चीज़ों को वो भी फेस कर रहे हैं। तो उनको, कौन, ब्राह्मण समाज में बहुत सारे लोग जो ऊंची जात के हैं, जो गरीब हैं, नहीं, उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो हैं कहाँ। क्या वो जात के नाम पर शोषकों के साथ हैं, या जात की बात को छोड़ करके, जात की झूठी शान को छोड़ करके वो उन लोगों के साथ आएंगे जो देश में बदलाव लाने की। ये आपने बड़ी बात की। क्या लग रहा है आपको, चीजें बदल रही हैं 21वीं सदी में? देखिए, ये बदलाव हमारे देश में बहुत देर में आएगा, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है हमारे देश में, ये अंबेडकर जी ने कहा था, वर्ण व्यवस्था इज नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। इस वर्ण व्यवस्था ने कामकाजी वर्गों को बांट के रखा है जातियों में और उनकी ताकत को घटाया है। जिस दिन ये बात लोगों के समझ में आने लगेगी, उस दिन बहुत बड़ा बदलाव। तो ये लेफ्ट वाले कहाँ, आप लोग की तो लंबी सरकार रही, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आइडियोलॉजिकल वॉर में लेफ्ट ने हमेशा मजदूरों की बात की, क्लास की बात की, वर्ग की बात की। कहाँ चूक हो गई कि एकाएक ये राइट विंग हावी हो गया? देखिए, राइट, सामंतवाद हावी हो गया सत्ता पर। सामंतवाद तो पहले ही से था, ये सामंतवाद नहीं है, ये एक नए तरीके का पूंजीवाद है जो सामंती विचारों का भी, क्योंकि देखिए पूंजीवाद में पूंजीवाद और सामंतवाद का नहीं, ये जो भी शोषक है वो उन तमाम विचारधाराओं का इस्तेमाल करता है जो शोषण में मदद करते हैं, और उसमें वर्ण व्यवस्था की विचारधारा बहुत शक्तिशाली विचारधारा है। तो ये आप कहिए इन्होंने नहीं किया, उन्होंने, वो बात नहीं, किसने क्या किया और नहीं किया, हम भी कह सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि रामचरितमानस में क्या है, तो हजारों साल से आप सुन रहे हैं, पैसा दे रहे हैं सुनने के लिए, क्यों नहीं आप देखिए। हम तो जब से पढ़े तब से समझ में आया। तो आपके समझ में आया या हमारे समझ में आया? सवाल ये है कि आपकी बात को सुनने के लिए भी एक माहौल तैयार होता है। आप सालों बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, कोई नहीं सुनेगा, और एकदम से आपकी बातों को सुना जा रहा है। बिल्कुल सुना जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मोहन भागवत एक लिबरल, एकदम लगता है कि सबसे प्रोग्रेसिव ब्राह्मण है इस देश में, उन्होंने कह दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है। पंडित मतलब अभी ब्राह्मण मानते हैं कुछ और? ब्राह्मण, उन्होंने यही कहा, लेकिन और क्यों कहा? क्योंकि इस समय जो आरएसएस है, उसका जो प्रोजेक्ट है बिना असमानता को दूर किए हिंदू समाज को अपने पीछे एक करने का प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि समानता की चाह भी तो लोगों में है, तो उसको बचाए रखने के लिए उन्होंने ये बात कही। अब उनके ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। एक आपने कभी सोचा था कि एक शंकराचार्य एक सरसंघचालक के ऊपर हमला करेगा? लेकिन गर्दन काटने वाली बात किसी ने नहीं की। नहीं, गर्दन नहीं काटने की बात की, लेकिन कहा कि आप फिर गीता को क्या कहोगे, ये उन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा। गीता में तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने जातियां बनाई। कृष्ण ने तो कुछ और कहा था, लिखने वाले ने गड़बड़ी की है। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कितनी, भगवान कृष्ण सही थे, राम सही थे, जो बीच का जो मीडिएटर है ना लोग, जो शंकराचार्य ने कहा, मैं उस बात को दोहरा रही हूँ। उन्होंने कहा मोहन भागवत से कि तुमने कहा कि भगवान ने नहीं, पंडितों ने जातियां बनाई, लेकिन भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैंने जातियां बनाई, तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं बनाई? मतलब ये विवाद जो है, क्योंकि अब ये कुछ किताबों में नया सुनिए। कल एक ब्राह्मण सांसद ने कहा है कि राम भगवान, मोदी जी राम भगवान है और द्रौपदी मुर्मू सबरी है, उनको फिर शूद्र ठहरा दिया राष्ट्रपति को। लेकिन ये बहुत ही उन्होंने घिनौनी बात कही, मैं तो इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहती। क्या राम भक्त लेकिन इस पर नाराज नहीं हो रहे हैं? नहीं, तो भगवान राम का, उनका आदमी कुछ कहे, वो सोचते ही रहते क्या कहा इसने, उसके समझी में नहीं आता है कि भाई हम, उसको शायद इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिला कि आज ट्वीट क्या करना है, हमको पता नहीं हमें, ये ना समझ लोग हैं। लेकिन ये जो है, ये गंदी और भद्दी भाषा है। सत्ता में बैठे हुए आप ना समझ के नहीं, ना समझ नहीं, सत्ता जो आप में कह रहे हैं इसके खिलाफ विरोध नहीं हो रहा, उनकी अब लिया कह रहे हैं। ये जो जिसने कहा, ये बहुत ही बेहुदा आदमी जिसने भी ये बात कही, और ये खुद मतलब किसी का सम्मान नहीं करते हैं। हमारी वो राष्ट्रपति हैं,
हम उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन इस तरह की भाषा उनके लिए कही जाए, मैं उसका बहुत विरोध करती हूँ। क्यों? आप महिलाओं का अपमान है। नहीं, सिर्फ महिलाओं का ही अपमान नहीं, कई तरह का अपमान है। एक क्या यही ये ब्राह्मण समाज ऐसी सोचता है कि इस देश की महिलाएं मतलब सबरी, जो नहीं, या तो शबरी या द्रौपदी या सीता, जिसको घर से निकाल दो, मतलब उनके अपने कोई अधिकार है ही नहीं। भाई मनुस्मृति में यही तो है कि किसी भी, मैंने एक बार आपसे बड़ी बहस भी की थी इस पर, कि मनुस्मृति सारे महिलाओं के अधिकारों को तो मेरा सवाल है कि सवर्ण महिलाएं क्यों नहीं बाहर आ रही हैं, जो पढ़ी लिखी है, संसाधन है, पैसा है? इसलिए कुछ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, इसलिए कि ब्रेन वॉशिंग एक बहुत बड़ी चीज हुई है। उनको लगता है चलिए हमारे पास और कुछ नहीं तो कम से कम जाति वर्चस्व तो है हमारे पास। अच्छा, इसको हम बचाए रखें। मतलब जानबूझ के सब किया जाए, कोई गलती से नहीं हो रहा है। नहीं, ये जानते हैं कि गलत है, लेकिन हम इसको बनाए के कुछ लोग रखेंगे। जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग ना समझे, कुछ लोग सोचते ही नहीं इसके बारे में, इसी में मगन है कि हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, ये है, वो है, मतलब अलग अलग तरह की सोच के लोग हैं। लेकिन हर महिला के अंदर ये दर्द है असमानता का। अब वो दर्द कब सिर्फ पेट्रियार्कल का दर्द है या कास्टिस्ट पेट्रियार्कल का दर्द है? वो बहुत सी औरतों के समझ ही में नहीं आता है कि यहाँ पर पेट्रियार्की और वर्ण व्यवस्था कितनी एक दूसरे के साथ उलझी हुई है, और वो खुद पेट्रियार्की और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रही है। अच्छा, ये अडानी वाले प्रकरण पर आप क्या कहेंगे? अडानी वाले प्रकरण पर तो अब तो ये तो जग जाहिर बात है। ये जो यहाँ पर हुआ है कि एक कॉर्पोरेट को सरकार ने, अब आप एक ही चीज़ देख लीजिए, जो इसका पहला SEZ था जब मोदी जी वो थे, कच्छ वाला जो पूरा इलाका है, जो 2 रुपए में जमीनें दी उन्होंने, 14 रुपए गज उनको दी। चलिए, और वो एग्रीमेंट है लिखित में कि अगर वो किसी को लीज या सेल करेंगे तो वो किसी भी दाम पर कर सकते हैं, उसमें सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचिए, सरकार एक कॉर्पोरेट से सौदा कर रही है कि हम आपको 1000 एकड़ या 2000 एकड़ ज़मीन गरीबों से लेकर के, मछुआरों से लेकर के, आदिवासियों से लेकर के 14 रुपये प्रति वर्ग गज दे रहे हैं। उसमें फिर जो अब ज़मीन का अधिग्रहण होता है कि अगर इसमें आप प्रॉफिटिंग करते हैं तो आप जिसको चाहे जिस दाम पर चाहे बेचने या लीज करने के लिए फ्री है। तो ये किस टाइप की डील है? लेकिन जो बात लोगों के समझ में नहीं आती है कि ये जो शेल कंपनी और ये सब चीज़ें, इससे इन्होंने किया क्या है कि अपने जो शेयर थे उनके दामों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तो इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी सेबी की कि भाई जिसका शेयर वैल्यू इतना था वो इतने कम दिनों में इतना कैसे बढ़ गया? क्योंकि शेयर वैल्यू जब आप बढ़ती है तो उससे आप क्या करते हैं? जैसे भारत के लोगों को क्या नुकसान है? वो तो कह रहे हैं कि इससे भारत का नाम हो रहा था, भारत फॉर्च्यून भारत के लोगों को ये नुकसान है कि एक तो भारत की संपदा उससे भारत के लोगों से छीन करके बिना उनको कोई मुआवजा दिए कौड़ियों के भाव एक पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि वो अपनी ही एक कंपनी से कोयला खरीदते हैं, अपनी ही एक कंपनी से ट्रांसफार्मर खरीदते हैं, अपनी ही एक कंपनी से तार खरीदते हैं, हर चीज़ का दाम वो दूना करके खरीदते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो पावर प्लांट लगा करके बिजली बनाते हैं। तो वो जो उन्होंने इन्फ्लेटेड दाम अपने आप को ही दिया है, उससे बिजली का दाम भी इन्फ्लेट होता है। तो वो क्यों देता है? ये मार्केबल बात कहा आपने। और क्या, ये कोई सांसद, MP, मंत्री और कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बोल पा रहे। मतलब उनके 4-5 कंपनी, अपनी ही कंपनी से तार, अपनी कंपनी से ट्रांसफर, अपनी कंपनी से कोयला दूने दाम पर, मतलब राइट भी मेरा है, लेफ्ट भी मेरा है, पावर प्लांट भी मेरा है। तो वो जब बिजली बनेगी उसका दाम भी दूना होगा। मतलब पब्लिक जो है वो उसके जोड़ी से पैसा जा रहा है। अब वो बिजली सरकार लेने को तैयार क्यों होगी? क्योंकि सरकार के ऊपर बड़ी सरकार का दबाव है कि तुम लो। अब आप देखिए क्या हुआ है, मेरी बात ऐसे ही नहीं हो रही है। तो ये बांग्लादेश की सरकार अभी कलकत्ता कांग्रेस, इससे ज्यादा नुकसान तो सारे बिजनेस घरानों को है, उनकी बिजनेस के ऊपर हो जाएगा। बिजनेस घरानों के ऊपर जो है वो जनता कहाँ से ये इतनी महंगी बिजली लेगी? तो बिजनेस घराने वाले क्यों नहीं बोल रहे कि एक आदमी को सरकार इस तरह से प्रमोट कर रही है? इसलिए कि वो कहते हैं कि चलो इसको ज्यादा मदद कर दो, थोड़ी बहुत हमको भी कर दो। सवाल वो नहीं है,
इसके बाद आप देखिए दो चीजें जो हुई हैं। एक तो बांग्लादेश की सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट में गई है कि ये जो हमको बिजली गोड्डा झारखंड से मिलने वाली इसके पावर प्लांट से, इसके लिए जो कोयला खरीदा गया है डबल दाम पे खरीदा गया है, इसका दाम आधा करिए। अरे तो हमारा सामान कैसे बेचे? सुन लो, नहीं कैसे आपका सवाल है। दूसरी बात, आपको नहीं माना तो मत खरीदिए। अरे तो वो तो एग्रीमेंट कराया गया है ना, वो तो जाकर के श्रीलंका में जानबूझ करके देखिए इसमें इस्तेमाल किया गया प्रभाव को। अब योगी जी, अडानी जी को इतना क्यों प्रेफरेंस नहीं? उनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं मानो, योगी जी ने आरोप लगा रहे हैं। योगी जी जो उनसे मीटर, जो नया मीटर लगने वाला है उसको खरीदने का क्या रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें भी उनको तो मालूम होगा कि इसमें हमारे स्टेट को लूटा जा रहा है। अब उनको लगा ये मौका अच्छा है, इसको रद्द कर दो तो कुछ तो मतलब हम जनता के आक्रोश से बचेंगे। मतलब इसका मतलब सबसे ज्यादा हिम्मत योगी जी नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। सबसे 6,000 करोड़ का हिम्मत दिखाने का मौका उनको मिला चूंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, नहीं तो कहाँ हिम्मत दिखा रहे थे। ये तो मोदी जी का क्या फायदा है अडानी से? देखिए अब वो तो आप मोदी जी से ही पूछ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? भाई देखिए, सबसे ज्यादा पैसा आज भाजपा के पास है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड में इनको पैसा मिला है, सबसे ज्यादा वो उनके हवाई जहाजों में पूरी दुनिया में घूमते अपना चुनाव का प्रचार करते हैं, सबसे ज्यादा वो वोटरों पर पैसा खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा वो नौजवानों को मोटरसाइकिलें दे करके चुनाव से पहले अपना प्रचार करवाते। तो ये सब फायदे ही। कॉमरेड, आप संसद में आपको तो होना चाहिए था, मान लीजिए अब नहीं है तो कोई ऐसा उम्मीद लग रहा है जो संसद में कुछ लोग हैं जो अब बिना डरे बोल रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं, उनको टाइम कहाँ मिलता है जो वहाँ टाइम। कौन लोग? राहुल गांधी बोले जिस तरह से सहमत है यहाँ? राहुल गांधी, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, ऑपोजिशन में, तो उनको बोलने का तो वक्त दिया ही जाएगा, वो बोले। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉइंट जो उनको बोलने चाहिए। मोइत्रा बढ़िया बोले, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, वो ठीक बोली। महिलाओं के तौर पे अगर आप देखें तो उनसे शानदार कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ जो सरकार का नेक्सस है अडानी के साथ, उसको पूरी तरह से अभी तक संसद के अंदर एक्सपोज नहीं किया गया। क्या है नेक्सस? अभी मैंने आपको जो बताया कि आपने कह दिया हम आपसे बिजली खरीदेंगे, तो बिजली का दाम दोनों, आप उससे नहीं पूछे आपका दाम ज्यादा क्यों है। घुमा फिरा के सब खेल अडानी के पास ही जाएगा। हाँ, इससे देश को क्या नुकसान होगा? मोटा अभी मैंने आपको बताया, अगर आप बिजली वाला एक तो मान ली, लेकिन बिजली वाला कम चीज है। बिजली, अब आप देखिए, अब सब लोग तो हवाई जहाज पे नहीं जाते, ट्रेन पे तो जाते हैं। अब जो स्टेशन उनको दिया जा रहा है उसका प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपये ऑलरेडी हो गया है, कल को 100 रुपया हो जाएगा। कौन जाता है ट्रेन पे? आम लोग जाते हैं ना। लेकिन जनता नहीं बोल रही। अब हम तो, अगर जनता बोल भी रही है तो सुन कौन रहा उनका? न मीडिया उनसे सुन रही है, न मतलब अखबार उनकी बात को लिख रही है। भाई 30%, 37% से ज्यादा वोट तो इनको कभी नहीं मिला है ना। ओवरऑल मान ले कि तो 60% लोगों ने तो इनके खिलाफ वोट दिया है ना। ओवरऑल मान ले कि देश में डिक्टेटरशिप है। नहीं, मैं नहीं कहती पूरी तरह से डिक्टेटरशिप है, क्योंकि अभी भी रीजनल पार्टीज के अंडर भी कुछ सरकारें हैं। तो हमारी तो ये राय है कि जो लोग सीरियसली चाहते हैं इस हालत से लड़ना, उनको जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो स्टेट्स राइट्स हैं, उसके लिए ज्यादा जोर देना चाहिए। आप लोगों के बीच बहुत घूमती हैं, क्या लग रहा है? लोग अब समझने लगे हैं, गरीब लोगों को लगने लगा है कि बात पेट तक आप पहुंची है, 5 किलो राशन तक। मुझे तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो इस सरकार की बड़ाई करते हैं, लेकिन आम आदमी। लेकिन जब बात हिंदू मुस्लिम की आती है तो फिर हम देखते हैं कि उनके अंदर भी कुछ चेंज आता है। तो यही उनके पास एक हथियार है। जिस दिन लोग, जैसे कि जिस दिन अब तमाम बहुजन समाज समझने लगा है कि तुलसीदास रामायण में क्या है, जिस दिन लोग समझने लगेंगे कि हिंदू मुस्लिम खेल के पीछे क्या है, तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसमें आपकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अब कोशिश तो करते हैं। आगे क्या है, क्या फर्दर आपका क्या रोड मैप, क्या प्लान? देखिए, हम तो अपने दायरे में ही काम कर सकते हैं। हमको ऐसा कोई अपने बारे में वो नहीं है गलतफहमी कि हम जा करके पता नहीं कहाँ खड़े हो जाएंगे, पूरी जनता आके मेरी बात। हम भी एक दायरे में, जो हमारे संगठन है, जो हमारे लोग, उनके बीच में ही हम काम सकते हैं, लिख सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। पॉलिटिकली क्यों फेल हो रहा है? फेल नहीं हो रहा है, लेफ्ट फेल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि आज चुनाव लड़ने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कम साधन के साथ चुनाव आज एक यूनिवर्सिटी के यूनियन का आपको नहीं लगता कि जिस तरह से
बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी एक हो रहे हैं, सब लोग लेफ्ट, ममता को भी एक होना चाहिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। वहाँ तो दूसरी परिस्थिति है कि वो हमको सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, वहाँ 200 लोगों को मार चुकी है, वो तो एक दूसरी परिस्थिति है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो किसी रीजनल फोर्सेस को मौका ही नहीं देना चाहती है, दोनों जो है बीजेपी को मजबूती दे रहे हैं। तमिलनाडु में कौन दे रहा है और बिहार में कौन दे रहा है? क्या बात आप करते हैं? बेकार में लोगों की जो उल्टी सीधी बातें हैं उन्हीं को आप प्रचारित। अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी से भी लड़ेगी, पश्चिम बंगाल में ममता से भी लड़ेगी, कांग्रेस की लेफ्ट भी तो वही कर रही है ना। हमारी कोई लड़ाई एक नहीं है, नेशन वाइड कंसेंसस तो बन रही है। लड़ाई आपसे क्या है? हम तो आपको हर जगह बुलाते हैं। वो चौटाला की मीटिंग थी, उसमें आप हमारे साथ गई। जो कई मीटिंग होती है हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है। हम तो कांग्रेस को भी कई जगह झेलने के लिए तैयार। आरएसएस का सबसे बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, आरएसएस एक मकसद के लिए काम कर रही है, वो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। उस स्थापना में उसकी पार्टी तो अपनी पार्टी है बीजेपी, लेकिन अगर और भी कोई आएगा जो उसकी स्थापना में मदद करेगा तो उसको परहेज नहीं। वो कौन करता दिख रहा है? ममता, कांग्रेस, कौन नहीं करता दिख रहा है? कौन नहीं करता दिख रहा है? वो तो चूंकि उनके दूसरे कंसिडरेशंस हैं, इसलिए वो पूरी तरह से उनको नहीं समर्थन दे सकते हैं। यही बात बचा रही है देश को। तो क्या लगता है ओवरऑल क्या? देखिए, आप चुनाव के बारे में बात छोड़ दीजिए। ये जो इस समय विरोध की तमाम बातें उठ रही हैं, ये जो एक बहुत बड़ी ये सोशल चेंज आपको लगता है कोई चुनाव पर असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल डालेगा, यही तो डालेगा। मैं तो कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुहिम चलनी चाहिए कि कास्ट सेंसस के नाम पर हम लोग कहें कि हाँ कास्ट सेंसस होना चाहिए। जो बड़ी पार्टियां वहाँ पर अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तो इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा वहाँ। फाइनली आपको लगता है कि इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए कोई लड़ेगा तो वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, शोषित वंचित ही, क्योंकि सवर्ण समाज को कोई ज्यादा। ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। बिना विचार के कोई नहीं लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता है। विचार लड़ने की तो विचार मार्क्सिज्म हो या अम्बेडकरिज्म हो? नहीं, अम्बेडकरिज्म तो कोई चीज है ही नहीं। अम्बेडकर ने भी कभी नहीं कहा कि मेरा कोई इज्म है। उन्होंने तो बौद्ध धर्म अपनाया, तो कौन अब अपनाने जा रहा है? तो वो सब छोड़ी, मुझे उस बहस में नहीं पढ़ना है। लेकिन वो डेमोक्रेसी के पक्षधर थे। लेफ्टिज्म वाले तो कहते हैं कि भैया यहाँ सैनिक शासन। आप तो बोलते ही चले जाते हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं। देखिए, जब तक मुद्दों पर लोग लड़ेंगे नहीं। अब आप कह रहे हैं ऐसी, अगर वो इधर उधर बहक जाएंगे जाति के नाम पर। अंबेडकर की सबसे बड़ी बात अगर मान जाए लोग, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाति को मजबूत करो, उन्होंने कहा था कि जाति का उन्मूलन करो। तो जाति की उन्मूलन के लिए लड़े ना लोग, क्योंकि जब तक जातियां रहेंगी, आज सब देख रहा है कि इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जाति उनको एक होने नहीं देगी। ये जो आप बहुजन तो लेफ्ट 25 साल रहा बंगाल में, मेरा वही सवाल, वहां क्यों जाति का उन्मूलन होगा? 34 साल नहीं हो सकता है, ये तो बहुत दिन लगेंगे। और हमारी कोई अकेली वहाँ फुल सरकार थोड़ी ना थी। जाति के उन्मूलन के लिए तमाम, ऐसा थोड़ी ना कि आप एक घर में जाति का उन्मूलन कर देंगे तो जाति का उन्मूलन हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखा गया कांग्रेस में, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आप लास्ट सवाल है ये। मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो लोग आज ये चौपाइयों के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आप उनसे पूछे कि आप जाति का उन्मूलन चाहते हैं, क्या आप अपने घर में अपने बच्चों की अंतर जाति विवाह करवाएं या अंतर धार्मिक विवाह करवाएं? मैं उसी पर आ रहा हूँ। मेरी एक उस पर लाइन है कि नदी ऊपर से नीचे बहती है। कोई शूद्र अछूत जिसको घोषित किया गया वो आपस में न भी शादी करे तो असर नहीं पड़ता है। जो सिस्टम में सबसे ऊपर बैठा है वो कैसे चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल ये है कॉमरेड, एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश में जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सत्ता या लेफ्ट की रही है, वहां सबसे कम जाति का डिस्कोर्स, और जिन राज्यों में गैर जाति का डिस्कोर्स सबसे कम है, और जिन राज्यों में जातिवाद एकदम प्रगाढ़ है, जिन राज्यों में सोशल जस्टिस वाली सरकारें आई, दलित पिछड़े आदिवासी की लीडरशिप वाली सरकारें आई, वहां से डेमोक्रेसी बचाने के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए और सोशलिज्म के लिए सबसे ज्यादा आवाजें उठी, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो। सब मैं यूपी में ही रहती हूँ, क्या आवाजें उठी? इसके पहले भी सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, कौन सी आवाज उठी सामाजिक परिवर्तन के लिए? क्या बात आप कर रही है? देखिए, इतना आप लोग मैकेनिकल इसको बना देते कि एक अगर पिछड़ा आ जाएगा तो ये हो ही जाएगा। अरे
उनके अंदर भी स्वार्थ है, उनके अंदर भी मतलब शोषण करने की प्रवृत्ति है, तमाम चीजें। तो आपको शोषण पर आधारित समाज के खिलाफ लड़ना है, चाहे वो सामाजिक उत्पीड़न हो, चाहे आर्थिक उत्पीड़न हो, चाहे लैंगिक उत्पीड़न हो, ये सबको साथ में आपको लिखना देखिए एक बस लास्ट बात, जगदेव प्रसाद कोई पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होता है? फूले, पेरियार, अंबेडकर कोई पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हुआ? मैं इधर की बात कर रहा हूँ। कोई लालू यादव क्यों नहीं होता है? कोई मायावती क्यों नहीं बंगाल से आती है? बंगाल में जहाँ लेफ्ट है वहाँ लगातार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनते आए हैं। नहीं, ब्राह्मण नहीं बने, आप गलत कहते हैं। आप बताइए ना मुझे। कोई नहीं, ज्योति बसु ब्राह्मण थे? नहीं थे। ममता बनर्जी ब्राह्मण है? वो तो है, वो तो हमारी नहीं है, हमारे तो नहीं थे। ज्योति बसु क्या थे? वो कायस्थ थे। मतलब वही अपर कास्ट सिंड्रोम है। ठीक है, अब वो सबसे ज्यादा जनप्रिय आदमी भी थे, इसको तो आप नहीं नकार सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको तो पूरी बातचीत तो ये आप अगर आप देखिए, अगर आप केवल जात को लेके चलेंगे, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती इस देश में। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को कहा, उन्होंने कहा जाति को खत्म करो, जाति को मजबूत करके लड़ने की कोशिश मत करो, बिकॉज दिस इज ग्रेडेड इनइक्वालिटी। लेकिन उनका क्या जाति खत्म करने वाले जाति के नाम पर नेता बने हुए क्या कहा कि दिस इज ग्रेडेड इनइक्वालिटी, हर जाति दूसरी जात के साथ नफरत। लेकिन एक सवाल ये है कॉमरेड कि बिल्ली जो है वो दही की रक्षा कब तक, चूहे की रक्षा कब तक करेगी? आप देखिए, आप किसी तरह से भी इस सवाल को मुझे पूछे, मैं आपके साथ समर्थक नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने इन सरकारों को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। उनके लिए न मजदूर है, न भूमिहीन क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल वर्कर है, ना महिलाओं की कोई वो है। मायावती ने सोशल चेंज के लिए कोई काम नहीं किया, उनके कार्यकाल को कैसे देखती है मायावती जी ने? अब मैं देखिए इंडिविजुअल मैं कुछ सवाल मैं कहूंगी, सबका आकलन होगा। आप सुन लीजिए, लालू यादव का मैं एज ए मुख्यमंत्री पूछ रहा हूँ, लालू यादव हो, मायावती हो। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, अगर आप आर्थिक शोषण के खिलाफ नहीं है तो आप सिर्फ भाषणबाजी करके चेंज लाएंगे क्या? सबसे ज्यादा ठेकेदार उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया ठेकेदारी में, जाके देखिए कि ठेकेदारी कर कौन रहा है। अरे अब फिर देखिए, जो सत्ता उनके टाइम पर भी ठेकेदारी कौन कर रहे हैं? उनके टाइम पर था 100 करोड़ के जितने टेंडर होंगे उनमें रिजर्वेशन होगा। हाँ, तो उसमें कर कौन? उसको देखिए, यहाँ प्रॉक्सी हजारों मिडिल क्लास पैदा हुआ है मायावती की सरकार में। आपको लग रहा है ना, तो ठीक है, आप अपनी बात को लेकर बैठिए। मैं तो देख रही हूँ कुछ और, मैं तो देख रही हूँ कि इन लोगों ने आए ये सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म को उन्होंने फिर किनारे करके और तमाम प्लेटफॉर्म पर जोर दिए। तो क्या एक बार लेफ्ट को मौका मिलना चाहिए? एक बार लेफ्ट को नहीं मौका मिलना चाहिए, आप उनको मौका मत दीजिए। आप सही लड़ाई लड़ने के लिए तो लोगों से कहिए। सुहासिनी थी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जाति तोड़ने के लिए जिस दिन वो लोग जिन्होंने जातियां बनाई है, जो जाति के नाम के लाभार्थी हैं, वो जिस दिन जाति के खिलाफ बगावत शुरू करेंगे, ये लड़ाई और मजबूत होगी। सुहासिनी उसी कड़ी की एक पहली और बड़ी नेता है। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।